नमस्कार। मैं जन्मकता शिवम गौतम। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा दुश्मन क्या होता है, तो इसका जवाब होगा भाई भतीजावाद, चेलावाद। और फिर आपसे यही सवाल दोबारा किया जाए कि हमारे देश में कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा भाई भतीजावाद, वंशवाद या चेलावाद देखने को मिल रहा है। तो फिर आप कहेंगे कि राजनीति। तो फिर आप गलत हैं। हमारे देश में सबसे ज्यादा वंशवाद कहें, भाई भतीजावाद कहें या चेला चपाटावाद जो है, ये भारत की जुडिशरी में घुसा हुआ है। और खासकर पिछले 30-35 सालों से तो ये इतना हावी हो गया है कि भारत के 800 से ज्यादा जो हाई कोर्ट जज हैं और 34 सुप्रीम कोर्ट जो जज हैं, ये लगभग 1000-1500 परिवारों का ही प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं पिछले 30-35 सालों से। अब आप सोचिए, हमारे देश में लॉ की डिग्री जहां तक मेरा अंदाजा है कम से कम नहीं तो 20-50 लाख लोगों के पास होगी, और ज्यादा भी हो सकती है, क्योंकि हम जब छोटे थे तो हमारे गांव में ही कम से कम 10 लोग थे जो एलएलबी कर चुके थे, हालांकि वो वकालत नहीं करते थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जज बनने के काबिल हैं, वकील बनने के काबिल हैं। उसके बावजूद अगर पूरी की पूरी न्यायपालिका के ऊपर 1000 परिवारों का कब्जा है या 1000 लोगों का कब्जा है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा भयावह है। ये जो 1000 परिवार हैं, इन्हीं में से सीनियर एडवोकेट्स हैं, इन्हीं में से हाई कोर्ट के जजेस हैं, इन्हीं में से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और एक और बड़ी चीज ज्यूडिशरी में चलती है कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज रह लेता है, वो जज बनने से पहले भी वकील होता है और जज बनने के बाद भी वो वकालत कर सकता है। और किस तरीके की वकालत कर सकता है, ये एस मुरलीधरन के मामले से समझा जा सकता है। रिटायर होने के बाद वकालत करने का एक फायदा ये होता है कि उस व्यक्ति के जो पुराने साथी रहे होते हैं या उनके जो चेले चपाटे रह रहे होते हैं, वही हाई कोर्ट्स के अंदर या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनकर बैठे हुए होते हैं, और उनसे उनकी जो पुरानी ट्यूनिंग है उसका फायदा वो उठाने में कामयाब हो जाते हैं। सपोज करिए कि जैसे एस मुरलीधरन टाइप का कोई व्यक्ति है जो चीफ जस्टिस रहा है, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, यानी कॉलेजियम भी उसी के हाथ में रहा होगा। उसने भी बहुत सारे जजों की नियुक्ति की होगी। वो जज ट्रांसफर होकर दूसरे हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बन जाए या जज बन जाए और वहां वो प्रैक्टिस करे या सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए, तो फिर आप आसानी से समझ सकते हैं कि उस मामले में फैसला किस तरीके से होगा। यही सारा का सारा प्रपंच हमारे देश की जुडिशरी में चल रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कॉलेजियम, और कॉलेजियम कैसे बना, किसने बनाया, इसको लेकर हमने हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर तमाम वीडियो डाले हुए हैं। जन्मकता के नाम से वो है मेन चैनल हमारा। उसमें विस्तार से हम कॉलेजियम के ऊपर बहुत एक एक बात को गहराई से खोलकर आप लोगों के सामने रखते हैं। ये जो कॉलेजियम सिस्टम है, ये हमारे देश के संविधान में कहीं भी नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के वारंट से, उनकी मुहर से, उनके ही द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाएगी। और चीफ जस्टिस के अलावा जब जजों की नियुक्ति होगी तो उसमें वो चीफ जस्टिस से सलाह लेंगे। हाई कोर्ट्स के लिए आर्टिकल 217 है। और भारत के संविधान में जो कॉलेजियम का जो कंसेप्ट डाल दिया गया है, ये पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि इसको भारत के संविधान की भाषा को बदलकर रखा गया है। जबकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किसी को भी ये इजाजत नहीं देता संसद के अलावा कि वो भारत के संविधान में कुछ कम कर सके या जोड़ सके। अभी जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर
सुनवाई चल रही थी, तो इसी बात को बार बार अटॉर्नी जनरल ने, सॉलिसिटर जनरल ने और भी अदर सीनियर एडवोकेट्स ने, हरीश साल्वे साहब ने, तमाम लोगों ने यही बात सुप्रीम कोर्ट को समझाने की कोशिश की, लेकिन जो आदमी समझना ही न चाहे उसे कोई नहीं समझा सकता। इस मामले में एक नया मोड़ अब और आ गया है कि एक रिटायर्ड जज ने इसको लेकर एक पिटीशन डाल दी है सुप्रीम कोर्ट में और मांग ये की है कि 11 जजों की बेंच अब इस बात का फैसला करे कि ये कॉलेजियम हटना चाहिए। दूसरी तरफ इस देश की जनता है और वो तमाम लोग हैं जो राजनीति में वंशवाद की तो खूब बात करते हैं, सोशल मीडिया पर भी चर्चा करते हैं, तमाम फेसबुक, ट्विटर, हर जगह चर्चा होती है, लेकिन न्यायपालिका के इस वंशवाद की कोई चर्चा नहीं करता, जबकि ये उससे भी बड़ा है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि किसी पार्टी के सुप्रीमो का बेटा बेटी उसके सर्वे सर्वा होते हैं, उसके अलावा उसमें और भी हजारों लोग होते हैं, लेकिन यहाँ तो ज्यूडिशरी, टोटल ज्यूडिशरी जो हायर ज्यूडिशरी है उसकी संख्या अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो 1150 है, और अभी की बात की जाए तो 810 के आसपास हाई कोर्ट में जज हैं और 34 सुप्रीम कोर्ट में है, यानी 850 है, और मैक्सिमम इसकी स्ट्रेंथ है 1150। इनमें से ज्यादातर लोग उसी वंशवाद से आते हैं, जो वंशवाद से नहीं है वो चेलावाद से है, यानी कि मेंटरशिप से आते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो इसके अलावा अपनी मेहनत के दम पर या किसी अन्य वजह से या भाग्य की वजह से वहां पहुंच जाते हैं। जो जुडिशियल ऑफिसर्स भी होते हैं उनकी नियुक्ति भी इन लोगों के द्वारा होती है, और ये देखते हैं कि कौन उनके किस दोस्त का संबंधी है, किस दोस्त की सिफारिश पे है, और उसी आधार पर इस देश की ज्यूडिशरी का नियुक्ति होती है। और उसके नुकसान किस तरीके से होते हैं वो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब राहुल गांधी को 2023 में सजा दी गई थी सूरत के एक कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट ने उस सजा को बरकरार रखा था, लेकिन जस्टिस BR गवई की जिस बेंच ने उसकी सुनवाई की थी, और सुनवाई से पहले खुद BR गवई साहब ने खुलासा किया था कि हमारे परिवार के जो संबंध हैं कांग्रेस पार्टी से बहुत घनिष्ठ रहे हैं, आप अब भी सोच लो, मैं इस मामले से हट सकता हूं। लेकिन गलती हुई उस समय के जो वकील थे सरकार की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, उन्होंने इस मामले में गलती की, या दूसरे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो भी वकील थे, महेश जेठमलानी और जो कपिल सिब्बल है, अभिषेक मनु सिंह भी है, ये लोग इस बात को बढ़ावा देने, नहीं हमें आप पर विश्वास है। और जैसे आपने पुरानी कहावत सुनी होगी कि जब किसी व्यक्ति को कोई कड़वी बात कहनी होती है तो वो उससे पहले कहता है कि आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूं, और आदमी जो सामने वाला होता है इस बात के बाद में वो उस बात को सुनने के लिए अपने आप को राजी कर लेता है। वही स्थिति जस्टिस BR गवई ने की और ये कह दिया मैं हट सकता हूं, लेकिन इन्होंने नैतिकता दिखाते हुए खुद हटना मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने ही उस फैसले की सुनवाई की और सुनवाई के बाद में राहुल गांधी की सजा को निलंबित कर दिया, जिसकी वजह से आज राहुल गांधी फुल फ्लेज में भारत का एक शैडो PM बन के इस देश के खिलाफ, इस देश की हर संवैधानिक संस्था के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगाकर झूठ का एक नया नैरेटिव घड़ता हुआ नजर आ रहा है। उसके लिए अगर राहुल गांधी दोषी है तो दोषी तो आज के वर्तमान के CJI भी हैं, क्योंकि इन्होंने एक अपराधी की सजा को माफ करके उसको इतना बड़ा मौका दिया। अगर राहुल गांधी की सजा निलंबित न हुई होती तो आप समझ लीजिए राहुल गांधी 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकता था, क्योंकि अगर आपको 2 साल की सजा हुई है तो उसके बाद 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लग जाता है, और 2024 का चुनाव भी राहुल गांधी नहीं लड़ सकते थे, न 29 का लड़ सकते थे। लेकिन हमारे वर्तमान CJI और उस समय के सुप्रीम कोर्ट के जज BR गवई महोदय की मेहरबानी की वजह से, और ये मेहरबानी इसलिए हुई थी क्योंकि उनके जो पिताजी थे वो पहले MLC रहे थे, कांग्रेस की कृपा से वो राज्यपाल रहे 2-2, 3-3 स्टेट के, और जिस तरीके से कॉलेजियम की नियुक्तियां होती हैं तो गवई साहब को भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने में
उसी सारे तंत्र का एक फायदा मिला। ये वंशवाद दूसरी तरफ और देखना चाहें तो जस्टिस पारदीवाला का मामला ले सकते हैं। उनके पिताजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से विधानसभा के अध्यक्ष थे गुजरात में। ये जब गुजरात हाईकोर्ट में थे तो इनका सीधा टकराव गुजरात की जो बीजेपी सरकार थी उससे था। इनके नाम पर भी जब इनका नाम कॉलेजियम ने आगे बढ़ाया था, खूब विवाद हो गया था, सरकार की तरफ से उसको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अड़ गया और जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस पारदीवाला को गुजरात हाईकोर्ट से यहां ले आया गया। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, आप अगर देखेंगे तो कई सीजेआई हैं जिनके चाचा, ताऊ, भैया, भाई, पिता वो सीजेआई रहे। मतलब एक एक परिवार से दो दो तीन तीन सीजेआई। अभी जैसे गवई साहब ने एक इंतजाम कर दिया, अपने भतीजे को हाईकोर्ट का जज बना दिया है और ये कहा जा रहा है कि अगर वो लगातार जज बने रहे तो एक दिन वो भारत के सीजेआई भी बन सकते हैं। उसी तरीके से चेला चपाटे होते हैं जो उनके साथ काम कर चुके होते हैं, जो जूनियर होते हैं या उन्होंने किसी सीनियर के साथ काम किया है उसका बेटा हो, जैसे अभी गवई साहब ने किया, अपने सीनियर के बेटे को भी हाईकोर्ट का जज बनवा दिया और अपने ही एक जूनियर वकील को भी उन्होंने जज बनवा दिया। इसे कहते हैं मेंटरशिप। और इसकी खुद घोषणा या खुलासा गवई साहब ने किया था कि अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो तो उसके लिए बहुत ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है, मेंटरशिप हासिल कर लो, किसी मेंटर के साथ काम करोगे तो वो ऊपर तक पहुंचा देंगे। इस सब से बचने का एक ही उपाय है कि भारत की जनता जागरूक हो। ये जो वंशवाद राजनीति में चल रहा था उसको तो आप समझ चुके हैं। अब न्याय तंत्र के वंशवाद के खिलाफ भी जनता को, चाहे सोशल मीडिया हो या नॉर्मल चीजें हो, हर जगह बात करनी पड़ेगी, इसको समझना पड़ेगा, तभी आपको न्याय मिल सकता है। अन्यथा आपको भारत की जुडिशरी से न्याय की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत।